ओके। तो पिछले क्लास में आप लोग कंजंक्शन के अंतर्गत पढ़ लिए यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ इफ, अनलेस एंड अनटिल, यूज ऑफ दैट भी आप जान लिए। हाँ, अभी कुछ बात उसमें पढ़ाएंगे हम। इफ एंड वेदर पढ़ा दिए ना आपको, बट कुछ और चीजें आपको जाननी है उसमें, कुछ और चीजें आपको जाननी है। कल वाले क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। उसमें एक नोट लिखें, एक नोट जहां पढ़े थे ठीक वहीं से आगे। डाउट या यदि डाउट या डाउटफुल, यदि डाउट या डाउटफुल, यदि डाउट या डाउटफुल वाला पार्ट, यदि डाउट या डाउटफुल वाला पार्ट अफर्मेटिव हो, यदि डाउट या डाउटफुल वाला पार्ट अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव हो, तो तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, परंतु परंतु नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, परंतु नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, तो दैट का, परंतु नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो दैट का। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आई डाउट डैश he will help you, I don't doubt dash he will help you, do you doubt dash he will help me। Number 4, I am doubtful dash she will come here। I am not doubtful dash she will come here। बनाए इन सभी को।
बन गया, मिलाइए। आई डाउट अफर्मेटिव है, इसलिए हम इफ या वेदर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, बट इस स्थिति में वेदर बेहतर माना जाता है। बोथ आर इक्वली करेक्ट, बट यदि दोनों ऑप्शन में दिया गया हो, इफ भी और वेदर भी, तो एग्जामिनेशन में तो किसी एक को ही चूज करना है। तो ऐसी स्थिति में किसे चूज करेंगे? वेदर को, दोनों दिया गया हो तब। आई डोंट डाउट नेगेटिव है, इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। डू यू डाउट इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव है, इसलिए हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और आई एम नॉट डाउटफुल में हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई एम नॉट डाउटफुल के में हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। कंप्लीट हुआ ये। अब आप हेडिंग देंगे, यूज ऑफ एज सून एज, यूज ऑफ एज सून एज, इसका प्रयोग हम ज्यों ही डैश डैश त्यों ही या जैसे ही के अर्थ में करते हैं। ज्यों ही डैश डैश त्यों ही या जैसे ही के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक रूल लिख लेना है, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में एज सून एज का प्रयोग हुआ हो, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में एज सून एज का प्रयोग हुआ हो, एज सून एज का प्रयोग हुआ हो, तो उस वाक्य में, उस वाक्य में when, then या then, when, then या then इत्यादि का प्रयोग, when, then या then इत्यादि का प्रयोग कनेक्टर के रूप में नहीं करते हैं। कनेक्टर, CONNECTOR, कनेक्टर अब उनका रूल छूट गया, बोलिए लोग तो क्या है? इत्यादि का प्रयोग कनेक्टर के रूप में नहीं करते हैं। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि ये खुद कनेक्ट कर लेता है। ये खुद क्या करता है? कनेक्ट करता है। एक ट्रांसलेशन बनाएं आप, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा, ज्यों ही मैं वहां पहुंचा, त्यों ही तुम चले गए, त्यों ही तुम चले गए। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा,
त्यों ही तुम चले गए। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही तुम चले गए। as soon as I reached there, as soon as I reached there, तुम चले गए, you went away, you went away। अब इसमें अगर हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यू वेंट अवे एज सून एज आई रिचड देयर। मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि कंजंक्शन शुरू में लगा हो तो आप उसे उठाकर कहाँ ला सकते हैं? बीच में। लेकिन ध्यान रहे, केवल कंजंक्शन को उठा के नहीं लाना है, पूरे कंजंक्शनल पार्ट को उठाकर लाना है। जैसे मैंने इसे बाद में किया तो केवल एज सुन एज को बाद में नहीं किया, किसको कर दिया? आई रिच्ड देयर को। और देखिए यहाँ ये भी सही है। अब यह खुद ही कनेक्ट कर रहा है, एज सुन एज इस दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो जब यह खुद ही कनेक्टर है तब इसको व्हेन देन या देन जैसे शब्दों की जरूरत नहीं है। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाता है व्हेन देन या देन यूज करके, जैसे एज सून एज द डॉक्टर केम, when the patient died, as soon as the doctor came, when the patient died, as soon as the doctor came, when the patient died। बड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ when तो यहाँ सटीक बैठ रहा है, बट इट्स रॉन्ग टू राइट। नहीं लिखना है इसे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम क्या लगा दें बीच में? कॉमा, कॉमा रखेंगे बीच में। लेकिन व्हेन देन या देन जैसे शब्दों को हम नहीं रखेंगे। अगर ये दिखाई पड़े तो सेंटेंस का पार्ट वहीं पर गलत होता है। क्या दो बार लिख दिए? ओ आई एम सॉरी, इट वॉज बाई मिस्टेक। एज सुन एज का प्रयोग आप कंप्लीट कर लिए। टिल पढ़े हैं? टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। हेडिंग दें, यूज ऑफ, यूज ऑफ टिल, एज लॉन्ग एज एंड so long as, use of till, as long as and so long as। आपको पढ़ना है till का प्रयोग कहाँ करें, as long as का प्रयोग कहाँ करें और so long as का प्रयोग कहाँ करें। तो इनका प्रयोग हम करते हैं तक के अर्थ में, तक या जब तक डैश डैश तब तक के अर्थ में। टिल का ही नेगेटिव करते हैं तो क्या बन जाता है?
until, एज लॉन्ग एज का भी नेगेटिव करेंगे तो वही होगा until, so long as का भी नेगेटिव करेंगे तो until हो जाएगा। इस पर एक ट्रांसलेशन आप नोट करें। जमानत मिलने तक तुम्हें जेल में रहना होगा। जमानत मिलने तक तुम्हें जेल में रहना होगा। जमानत मिलने तक तुम्हें जेल में रहना होगा। जेल का अंग्रेजी, जेल और प्रिजन बोथ। तुम्हें जेल में रहना होगा। यू विल हैव टू। ना होगा वाले वाक्यों में हम क्या लगाते हैं? खेलना होगा, पढ़ना होगा, जाना होगा, सोना होगा, बैठना होगा, मारना होगा, पीटना होगा। उन वाक्यों में क्या लगाइएगा? विल हैव टू। अच्छा, पड़ेगा में भी खेलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये तो बड़ा मुश्किल है ना जी, पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे? विल हैव टू। तो यू विल हैव टू, जेल में रहने तक क्या बोले हैं वाक्य? यू विल हैव टू रिमेन इन जेल। यू विल हैव टू रिमेन इन जेल ऑब्लिक प्रिजन। You will have to remain in jail oblique prison. Jail oblique prison. You will have to remain in jail oblique prison. कॉमा ना दें। Till oblique as long as oblique, so long as you get the bail. Bail means जमानत। बेल मीन्स जमानत। यू गेट द बेल। एक और बेल होता है, BALE, खाने वाला बेल। गांठ, BALE, बेल। बेल मीन्स गांठ। नॉट, KNOT, नॉट। नॉट मीन्स गांठ। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं टिल का, सो लॉन्ग एज का और एज लॉन्ग एज का। समझ गए आप? अब आगे यूज ऑफ एज इफ एंड एज दो। यूज ऑफ एज इफ एंड एज दो। यूज ऑफ एज इफ एंड एज दो। एज इफ का प्रयोग कहाँ करें और एज दो का प्रयोग कहाँ करें? अच्छा, हिंदी यहीं लिख दें। दोनों का हिंदी एक ही होता है, मानो या माना। मानो या माना, ये अनुमान सूचक वाक्यों में यूज होंगे। सेंटेंसेस ऑफ हिपोथेसिस, सेंटेंसेज ऑफ सपोजिशन, कुछ अनुमान करते हैं हम, वैसे वाक्यों में एज इफ या एज दो का यूज करते हैं। इन्हें यूज करते समय हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है टेंस का। एज इफ एज दो के प्रयोग के समय हमें ध्यान रखना है किसका? टेंस का। और इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, यदि पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो
पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए एज इफ या एज दो का प्रयोग किया गया हो, एज इफ या एज दो का प्रयोग किया गया हो, तो हम इसके बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट के बाद या तो वर का यूज करेंगे या वर्ब के दूसरे रूप का यूज करेंगे। लेकिन यदि पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो, पहला पार्ट पास्ट टेंस में हो, तो एज इफ या एज दो के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का और उसके बाद हैड प्लस V3 का या हैड प्लस बीन का या हैड प्लस हैड का। नोट करें। हो गया। इस पर एक एक ट्रांसलेशन दोनों स्ट्रक्चर पर। फर्स्ट पर लिखें, वह ऐसे चलता है मानो राजा हो। वह ऐसे चलता है मानो राजा हो। वह ऐसे चलता है मानो राजा हो। क्या होगा जी? वह ऐसे चलता है, वह ऐसे बोलता है, वह ऐसे नृत्य करता है। सब में बाद में मानो आएगा। वह ऐसे बोलता है मानो नरेंद्र मोदी हो। वह ऐसे बोलता है मानो भीमराव अंबेडकर हो, माने कानून का ज्ञाता हो। ऐसे वाक्यों को किस तरह से बनाएं? वह ऐसे बोलती है मानो अरबपति की बेटी हो। कैसे बनाएंगे इसे? बोलिए, क्या मैं बोला हूं? वह ऐसे बोलता है मानो, अच्छा, वह ऐसे चलता है मानो राजा हो। तो बनाइए ना, वह चलता है, वह चलता है। ऐसे मानो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? एज इफ या एज दो। वह राजा हो, ही वर ए किंग, ही वर ए किंग। वह ऐसे चलता है मतलब गर्व से चलता है राजा की तरह। ही वॉक्स एज इफ एज दो ही वर ए किंग। दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। एक बना लीजिए इस पर कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। वह ऐसे बोलती है मानो लक्ष्मीबाई हो। वह ऐसे बोलती है मानो लक्ष्मी बाई हो। वह ऐसे बोलती है मानो लक्ष्मी बाई हो। बन गया। क्या होगा? वेरी गुड। सी स्पीक्स। अंग्रेजी बोलने में भी इसका खूब प्रयोग होता है। सी स्पीक्स एज इफ एज दो।
तीवर, तीवर लक्ष्मी बाई। कितने लोग का बिल्कुल करेक्ट हुआ, हाथ उठाएं। एक एग्जाम्पल और बदल दूंगा, स्ट्रक्चर नंबर 2 पे है। वह ऐसे बोलती थी मानो लक्ष्मीबाई हो। वह ऐसे बोलती थी मानो लक्ष्मीबाई हो। वह ऐसे बोलती थी मानो लक्ष्मी बाई हो। बन गया। वह ऐसे बोलती थी, तो बोलती थी, तो अब स्पोक लिखना होगा। सी स्पोक इधर हो गया पास्ट टेंस। एज इफ, ऑब्लिक एज दो। अब वर नहीं लिखेंगे, उसका पास्ट चाहिए, तो हैड बीन होगा। सी हैड बीन। लक्ष्मीबाई। समझ गए इसको? अब आप तब पर कुछ ट्रांसलेशन आप खुद से बनाएंगे, ताकि ये इस पर आपका पकड़ बन जाए। यूज ऑफ, ना ना एजिफ ही तो पढ़ाए हैं। यूज ऑफ इवन इफ एंड इवन दो। यूज ऑफ इवन इफ एंड इवन दो। इवन इफ का प्रयोग कहाँ करें? इवन दो का। तो इन दोनों के आपस में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ इवन इफ एंड दैट ऑफ इवन दो। इन दोनों के प्रयोग में कोई अंतर नहीं है। अर्थ क्या होगा? भले ही या चाहे। भले ही या चाहे, नोट कर लें। भले ही या चाहे। वाक्य से समझ में आ जाएगा, जब मैं सेंटेंस में हिंदी का सेंटेंस बोल रहा हूँ अपने समझ में आ जाएगा। बोले जी। कहाँ खोए हैं आप? कहाँ थे अभी? ना, यहाँ नहीं थे आप। अब हम कहाँ थे ये हम कैसे बताएं, लेकिन कहीं थे आप। अभी उतनी जानकारी मेरे को नहीं है। एक आती है यूट्यूब पर जो आप क्या सोच रहे हैं बता देती है। देखे हैं लोग? क्या नाम है? कुछ है, बड़ा पॉपुलर लेडी है। अच्छा। तो अभी उतनी पहुंच मेरी नहीं है, लेकिन मैं ये ये मैं भांप लेता हूँ कि हमारे क्लास में बैठा हुआ बच्चा मेरी बात को सुन रहा है कि किसी और ख्याल में है। ये मैं, हाँ ये मैं समझ लेता हूँ। पक्का टाइम पर टोक दूंगा कि कहाँ है जी, मैंने समझ जाइए कि जिसको टोक रहा हूँ वो कहीं दूसरे जगह है। क्योंकि आपका चेहरा बोलता है। आप अगर कुछ सोच रहे होंगे ना, तो मुखाकृति जो आपकी उस समय की होगी वो कुछ अलग होगी। टीचर की बातों पर आप अगर गौर कर रहे हैं, तो उस समय की जो मुखाकृति होगी वह कुछ अलग होगी। फेशियल एक्सप्रेशन जिसे आप कहते हैं,
वो कुछ अलग होगा। तो आपका कुछ अलग था इसलिए मैंने टोका। फिर आ जाइए यहाँ पर, लिखिए एग्जाम्पल। भले ही, भले ही वह, भले ही वह मुझे गाली दे, भले ही वह मुझे गाली दे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भले ही वह मुझे गाली दे, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। I'll help you, I'll help you even if, oblique even though, he abuses me. इवन इफ, इवन दो का यही प्रयोग है और कुछ विशेष नहीं है। ये भी खत्म हुआ। लिख लिए। अब इसके आगे यूज ऑफ, यूज ऑफ provided that, oblique on condition that, use of provided that, oblique on condition that, हिंदी होगा बशर्ते कि, या इस शर्त पर कि, बशर्ते कि या इस शर्त पर कि, बशर्ते कि या इस शर्त पर कि, वह तुम्हारा बिल पास कर देगा, वह तुम्हारा बिल पास कर देगा, बशर्ते कि तुम, बशर्ते कि तुम उसका हाथ गरम करो, बशर्ते कि तुम उसका हाथ गरम करो। बशर्ते कि तुम उसका हाथ गरम करो। हाथ गरम करना मतलब घूस देना। हाथ गरम करना मतलब घूस देना। मुहावरा है हिंदी का। वह तुम्हारा काम कर देगा, क्या बोला हूं? वह तुम्हारा बिल पास कर देगा। इसमें तो आधा इंग्लिश में ही है। ही विल पास योर बिल, ही विल पास योर बिल, बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट। अच्छा, कुछ लोग केवल प्रोवाइडेड भी लिखते हैं और ये सही भी है। प्रोवाइडेड ऑब्लिक प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट ऑब्लिक ऑन कंडीशन दैट। अब जैसे हाथ गरम करना मुहावरा है हिंदी का, वैसे ही इसके लिए अंग्रेजी मुहावरा भी है, टू ग्रीज वंस पाम।
तो यहां पर हम लिखेंगे तुम उसका हाथ गर्म करो, यही ना है जी। तो यू ग्रीज हिज पाम। इतना जो हमने लिखा है टू ग्रीज हिज पाम के बदले, अगर आप मुहावरे में नहीं जाना चाहते हैं, सिंपल बनाना चाहते हैं, तो आप लिख देंगे यू ब्राइब हिम। यू ब्राइब हिम, तुम उसे घूस दो। यू ब्राइब हिम। ना, इस टाइप में कंजंक्शन जहां है वहीं रहेगा, बाद वाला पहले नहीं जाएगा। ऑन कंडीशन दैट वाला पार्ट पहले नहीं जाएगा, या जा सकता है कब बता रहा हूं। ही विल पास योर बिल प्रोवाइडेड, नो, भद्दा होगा, नहीं जाएगा। तो ये भी समाप्त हुआ बशर्ते की, और इस शर्त पर कि एक वाक्य आप बना लें, लिखिए। तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे, तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे इस शर्त पर कि इस शर्त पर कि इस शर्त पर कि तुम कठिन परिश्रम करो, तुम कठिन परिश्रम करो, तुम अच्छे अंक प्राप्त करोगे, यही ना है। यू विल ऑब्टेन, गेट जो लिखे हैं वो काटे नहीं। ऑब्टेन गेट दोनों मार्क्स के लिए यूज होता है, बट आप देखेंगे अपने मार्कशीट पर ऑब्टेन लिखा हुआ है, ये मतलब बढ़िया है गेट की अपेक्षा। यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स, यू विल ऑब्टेन गुड मार्क्स ऑन कंडीशन दैट, on condition that oblique provided that oblique provided you labor hard, या you work hard, या you do hard labor, and with that today's class is over.